हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे आज के इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोग देख रहे थे मंत्री परिषद के बारे में। मंत्री परिषद के बारे में लगभग हम लोग कुछ पढ़ चुके थे, कुछ बचा हुआ है जिसको कि आज हम लोग पढ़ लेंगे मंत्री परिषद में। ठीक है, देखिए हम लोग पढ़े थे मंत्री परिषद में 3 तरह के मंत्री हो सकते। मंत्री परिषद सबसे पहले तो देखे थे अनुच्छेद संख्या 74 में था कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसके कि अध्यक्ष होंगे प्रधानमंत्री। अब इसमें मंत्री कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के इसमें मंत्री होते हैं। कौन कौन से? कैबिनेट मंत्री, दूसरे होते हैं इसमें राज्य मंत्री, और तीसरे इसमें होते हैं उप मंत्री। मंत्री परिषद में 3 तरह के मंत्री होते हैं। मंत्री परिषद में 3 तरह के कैबिनेट मंत्री, और इन कैबिनेट मंत्री की सहायता करने के लिए होते हैं राज्य मंत्री, और राज्य मंत्री की सहायता करने के लिए होते हैं उप मंत्री, और इन तीनों के जो प्रमुख होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। ये हम लोग पढ़ चुके थे। अब कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं? तो कैबिनेट मंत्री किसी भी विभाग के सर्वे सर्वा होते हैं। उस विभाग के सबसे जो प्रमुख होते हैं, हेड होते हैं, वो कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री। ठीक है, ये तो हम लोग पढ़ चुके थे कैबिनेट मंत्री। अब देखे थे कि ये मंत्री कहीं से भी हो सकते हैं। जैसे संसद में लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं, तो दोनों में से किसी भी सदन से ये मंत्री हो सकते हैं, किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक होता है मंत्रिमंडल। यहां तक तो हम लोग देख चुके थे कि मंत्री परिषद में 3 तरह के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। ये हम लोग पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके थे। आज देखते हैं मंत्रिमंडल एक होता है। मंत्रिमंडल के जो प्रमुख होते हैं वो भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। मंत्रिमंडल के जो प्रमुख होते हैं वो भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। अब देखिए इसमें भी कुछ मंत्री आते हैं। इस मंत्रिमंडल में भी कुछ मंत्री शामिल होते हैं। तो वो मंत्री होते हैं कैबिनेट मंत्री। ये कैबिनेट मंत्री जो होते हैं, ये कैबिनेट मंत्री इस मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं, और इसके जो प्रमुख होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। कोई भी बिल लाना है, कोई भी चीज कानून बनाना है, तो ये सारे मिलकर के तय करते हैं। लेकिन जब वह पास होता है, जब उसको लागू करने की बात आती है, तो मंत्रिमंडल में उस चीज पर चर्चा होती है, उस चीज पर फैसला लिया जाता है इस मंत्रिमंडल में। क्योंकि इस मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री और उप मंत्री का जगह इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये कोई भी कानून जब लाना है तो उसका फैसला लेना रहता है इस मंत्रिमंडल में, और सारा मीटिंग तो यहाँ हो गया रहता है। फैसला लेने के लिए केवल और केवल कैबिनेट मंत्री को बुलाया जाता है, और उसकी अध्यक्षता करते हैं प्रधानमंत्री। क्योंकि कैबिनेट मंत्री किसी भी विभाग के जो होते हैं वो सर्वे सर्वा होते हैं कैबिनेट मंत्री। तो मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री ये सब मिलकर रहते हैं, मंत्रिमंडल बनता है। और कैबिनेट मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये 3 तरह के मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए राज्य मंत्री, राज्य मंत्री की सहायता करने के लिए उप मंत्री। ठीक है, अब देखिए ये कैबिनेट मंत्री परिषद जो होता है, मंत्री परिषद में कहा गया है कि लोकसभा के जो सीट हैं 545, इस 545 के 15% से अधिक नहीं होने चाहिए। मंत्री परिषद में मंत्री होंगे, मंत्री परिषद में जो मंत्री होंगे, मंत्रियों की संख्या लोकसभा के सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। 15% तक चल सकता है, 15% से कम हो सकते हैं, लेकिन 15% से अधिक नहीं हो सकते हैं। अब देखिए जैसे 545 सदस्य हैं, तो इनके 15% जितना आएगा बस उतने ही सदस्य इस मंत्री परिषद में रह सकते हैं, चाहे वो कैबिनेट मंत्री बने, राज्य मंत्री बने, उप मंत्री, ये तीनों की संख्या मिला करके 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये संविधान में लिखा गया है। मंत्रिमंडल में इसकी सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी मंत्रिमंडल की बात आएगी तो मंत्री परिषद से कम संख्या ही मंत्रिमंडल में होगी। क्यों? क्योंकि मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री तीनों मंत्री होते हैं।
लेकिन मंत्रिमंडल में सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट मंत्री ही रहते हैं। तो मंत्री परिषद की संख्या लोकसभा के संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये जो है मंत्री परिषद की है। अब देखिए ये जो मंत्री परिषद है, ये मंत्री परिषद जो है ये सामूहिक रूप से ये जो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। हाँ, मंत्री जो है लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, जब कोई भी विशेष चर्चा चल रही होगी तो वो लोकसभा में भी बैठ सकते हैं, राज्यसभा में भी जाके बैठ सकते हैं। जब मतदान करने की बारी आएगी किसी भी विधेयक पर, किसी भी बिल पर में जब मतदान करने की बारी आएगी तो वो अपने अपने सदन में ही मतदान करेंगे। जो मंत्री लोकसभा के सदस्य हैं वो लोकसभा में ही मतदान करेंगे, जो मंत्री राज्यसभा के सदस्य हैं वो राज्यसभा में ही जाकर के ही मतदान करेंगे। ठीक है, अब ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कोई भी बात है, कोई भी चर्चा है, कोई भी किसी भी विषय पर में प्रश्न यदि पूछना है तो सामूहिक रूप से इनसे लोकसभा में इनसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और व्यक्तिगत रूप से ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राष्ट्रपति चाहे तो किसी एक एक करके मंत्री को, किसी एक मंत्री को बुलाकर भी उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन सामूहिक रूप से जब प्रश्न पूछना है तो वो उनसे लोकसभा में पूछा जाएगा। अब राष्ट्रपति लोकसभा में या राज्यसभा में तो आएंगे नहीं, वो व्यक्तिगत रूप से किसी भी मंत्री को बुला सकते हैं किसी भी विषय के प्रश्न के लिए। उस विभाग के, हाँ, जिस विभाग के मंत्री प्रश्न, जिस विभाग से संबंधित प्रश्न होगा उस विभाग के मंत्री को बुला सकते हैं व्यक्तिगत रूप से उनसे प्रश्न करने के लिए। तो व्यक्तिगत रूप से कोई भी मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो मंत्री हैं, ये जो भी मंत्री परिषद में जितने भी मंत्री हैं ये सब के सब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर में इनमें से किसी को भी मंत्री पद से हटा भी सकते हैं, मंत्री पद से हटा सकते हैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से सलाह लेने के बाद। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल। एक देखिए होता है किचन कैबिनेट। एक होता है किचन कैबिनेट। ये किचन कैबिनेट क्या है? देखिए सबसे पावरफुल होता है किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट में प्रधानमंत्री और इनके सगे संबंधी इस किचन कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। कैबिनेट मंत्री को यदि प्रधानमंत्री बुलाना चाहते हैं तो किसी को भी बुला सकते हैं, या प्रधानमंत्री, इसमें जो किचन कैबिनेट नाम से स्पष्ट होता है कि ये घर की बात है, घर के अंदर की बात, यानी प्रधानमंत्री और उनके जो सगे संबंधी हैं उनसे मिलकर बनता है ये किचन कैबिनेट। कभी कभी प्रधानमंत्री के सगे संबंधी भी किसी बात पर में अपना फैसला बताने लगते हैं, किसी चीज पर अपना राय देने लगते हैं, जबकि वो किसी लोकसभा या राज्यसभा के किसी के भी सदस्य नहीं हैं, फिर भी वो यहाँ पर में अपना राय व्यक्त करते हैं, अपनी राय देते हैं। ये किचन कैबिनेट की जो शुरुआत हुई थी, ये हमारे जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उनके समय में ये किचन कैबिनेट की शुरुआत हुई थी। उन्होंने ये किचन कैबिनेट बनाया था। किचन कैबिनेट ये कोई संविधानिक रूप से नहीं है, संविधान में इसकी कोई चर्चा नहीं है, ये व्यक्तिगत रूप से अपने से खुद से बनाया गया ये कैबिनेट है, जो कि घर के अंदर बैठकर एक कमरे में बैठ करके फैसला लिया करते हैं। यहाँ पर ये है किचन कैबिनेट। तो ये सब है हमारा मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल और किचन कैबिनेट। ये सब हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मंत्री परिषद क्या है, मंत्रिमंडल क्या है और किचन कैबिनेट क्या है। ठीक है, किचन कैबिनेट में देखिए होता क्या है कि किचन कैबिनेट में प्रधानमंत्री के सगे संबंधी, इसमें पावर मिल जाता है, प्रधानमंत्री के सगे संबंधियों को पावर मिल जाता है किसी भी विषय पर में। ये इंदिरा गांधी के समय में काल से ये शुरू हुआ है किचन कैबिनेट का। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे आ जाता है अनुच्छेद 75 भी हम लोग देख लेते हैं। प्रधानमंत्री की चर्चा है अनुच्छेद 75 में।
प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। अनुच्छेद 75 में हम लोग देखे थे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेंगे। अब किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकते हैं, जिस दल को बहुमत प्राप्त होगा उसी के जो नेता हैं उसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेंगे। ठीक है, यहां तक तो हम लोग पढ़ लिए थे। अब आते हैं अनुच्छेद 76 है। अनुच्छेद 76 में कहा गया है अटॉर्नी जनरल का, यानी महान्यायवादी, ये इसकी चर्चा की गई है अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की। अब ये महान्यायवादी क्या है, कौन हो सकते हैं महान्यायवादी? अब महान्यायवादी की जो नियुक्ति होती है, इनका भी चुनाव नहीं होता है, महान्यायवादी का भी कोई चुनाव नहीं होता है, महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। कौन करते हैं नियुक्ति? तो राष्ट्रपति, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर में राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं, यानी अटॉर्नी जनरल की। अब देखिए, ये अटॉर्नी जनरल जो होते हैं, ये महान्यायवादी, ये जो है सरकार को कानूनी सहायता प्रदान करते हैं, ये सरकार को कानूनी सहायता प्रदान करते हैं। अब कोई भी मंत्री हैं, उतना तो उनको संविधान के बारे में जानकारी है नहीं, जितने भी मंत्री हैं अभी वर्तमान में क्या जितने भी मंत्री हैं उनको उतना हमारे संविधान के बारे में जानकारी है नहीं। अब कौन सा बिल कब पास करना है, किस विधेयक को लाना है, उसमें क्या परेशानी हो सकती है लाने में, उसके बारे में जानकारी हमारे ये महान्यायवादी देते हैं। ये कानून के बहुत अच्छे ज्ञाता होते हैं, जानकार होते हैं। ये सरकार को कानूनी सहायता प्रदान करते हैं। इनकी जो योग्यता होती है, इनकी योग्यता होती है सुप्रीम कोर्ट के जज के समान, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इनकी योग्यता होती है। यानी जो योग्यता सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने की है, जज बनने की है, वही योग्यता इनके अटॉर्नी जनरल बनने की है। जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के जज बनने योग्य है, उसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जाता है। ये सरकार को समय समय पर कानूनी सहायता प्रदान करते हैं। किसी विधेयक में यदि सरकार फंसती है, किसी विधेयक को समझाने में यदि सरकार फंसती है, तो अटॉर्नी जनरल ही उस विधेयक को जनता के सामने नहीं, सदन के सामने प्रस्तुत करते हैं, उस चीज को समझाते हैं। कानून के ये बहुत अच्छे जानकार होते हैं, कानूनविद, जिनको महान्यायवादी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, इनके सहायता करने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल होते हैं। इनकी सहायता करने के लिए सॉलिसिटर जनरल होते हैं। इनकी जो योग्यता होती है हाई कोर्ट के जज के समान होती है। इनकी योग्यता हाई कोर्ट के जज के समान। अब इनकी सहायता, सॉलिसिटर जनरल की सहायता करने के लिए ASG होते हैं, यानी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। इनकी जो योग्यता होती है ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के समान होती है, इनकी योग्यता। ठीक है, ये सरकार की तरफ से, सरकार के ऊपर यदि कोई मुकदमा भी करता है तो ये अटॉर्नी जनरल उस मुकदमे को सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में लड़ सकते हैं, हाई कोर्ट में लड़ सकते हैं, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। कहीं भी यदि आप सरकार के विरुद्ध कोई मुकदमा दायर करते हैं तो अटॉर्नी जनरल ही इस मुकदमे को सरकार की ओर से लड़ते हैं। ठीक है, अब देखिए, इनकी सहायता करने के लिए सॉलिसिटर जनरल, जिनकी योग्यता हाई कोर्ट के जज के समान होती है, इनकी सहायता करने के लिए एक एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं, जिनकी योग्यता डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के समान होती है। किसी भी विधेयक को समझाने में ये महान्यायवादी सरकार के हर प्रकार की कानूनी सहायता प्रदान करते हैं। किसी भी तरह की, जैसे अभी GST का ही मामला था या 3 तलाक बिल था, कोई भी बिल था, तो जो सरकार को इसमें क्या करना चाहिए, किस तरह का फैसला लेना चाहिए, इसकी जो जानकारी होती है, इसके बारे में सही दिशा निर्देश ये अटॉर्नी जनरल ही सरकार को देते हैं। तो ये हो गई महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, अनुच्छेद संख्या 76 में। और सरकार के विरुद्ध जब हम कोई भी मुकदमा दायर करते हैं, सरकार के विरुद्ध जब हम कोई भी मुकदमा दायर करते हैं
तो ये महान्यायवादी ही उस मुकदमे को सरकार की ओर से लड़ने के लिए जाते हैं। अब देखिए, ये अटॉर्नी जनरल जो होते हैं इनको कोई वेतन नहीं दिया जाता है, इनको किसी प्रकार का वेतन नहीं दिया जाता है। अच्छा, क्यों नहीं वेतन नहीं दिया जाता है, लेकिन भत्ता दिया जाता है, महंगाई भत्ता, जैसे किसी प्रकार का भत्ता हो गया, गाड़ी की सुविधा, गाड़ी का, रहने का, बिजली का, पानी का, टेलीफोन की, ये अन्य सारी सुविधाएं इनको दी जाती है, लेकिन वेतन नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है, वेतन दिया जाता है? तो क्योंकि इनके बारे में कहा गया है कि ये जो अटॉर्नी जनरल हैं, ये सामान्य लोगों का भी, किसी का भी मुकदमा लड़ सकते हैं, किसी का भी मुकदमा लड़ सकते हैं यदि ये फ्री हैं। जैसे सरकार के ऊपर आपने मुकदमा किया है, तब ये सरकार की ओर से लड़ेंगे। अन्यथा यदि हमको जरूरी है, हम किसी मुकदमे हमने किसी के ऊपर केस किया है या हमारे ऊपर किसी ने केस किया है, तो हम यदि चाहें कि हम अटॉर्नी जनरल को बुलाएं, हम इनको रखें, इनकी जो फीस होगी इनको हम देंगे, ये मेरी ओर से भी केस लड़ेंगे। हाँ, लेकिन अगर हमने सरकार के ऊपर केस कर दिया है, तब ये हमारी ओर से नहीं लड़ेंगे, बल्कि ये कहाँ से लड़ेंगे? तब ये सरकार की ओर से लड़ेंगे। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, कहीं भी ये सरकार की ओर से मुकदमा लड़ सकते हैं। ये जो है सॉलिसिटर जनरल, ये हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सरकार की ओर से मुकदमा लड़ सकते हैं। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सरकार की ओर से मुकदमा लड़ सकते हैं। ये हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं, लेकिन सॉलिसिटर जनरल हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों जगह लड़ सकते हैं। यदि अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तीनों जगह लड़ सकते हैं, लेकिन नीचे वाले ऊपर नहीं जा सकते हैं। कहा गया है कि ये किसी और का भी, सामान्य लोगों का भी मुकदमा लड़ सकते हैं, इसीलिए वेतन इनको नहीं दिया जाता है। अब देखिए, इनको ऐसा क्यों कहा गया है कि ये सामान्य लोगों का भी मुकदमा लड़ सकते हैं? क्योंकि इनका जो कार्यकाल होता है, इनके कार्यकाल की कोई गारंटी नहीं है। इनका जो कार्यकाल होता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कितने 5 वर्ष तक रहेंगे ही या नहीं रहेंगे। क्योंकि जैसे संसद में 5 वर्ष तक का, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का है, इनका कोई कार्यकाल निर्धारित नहीं है कि कितने वर्ष तक ये अपने पद पर रहेंगे। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। इनको कभी भी इनके कार्यकाल इनका समाप्त किया जा सकता है, कभी भी इनको अपने पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति अपने मन से इनको नहीं हटा सकते हैं, बल्कि प्रधानमंत्री के सलाह पर, प्रधानमंत्री यदि राष्ट्रपति से कह दे कि अब ये मतलब सही सलाह नहीं दे रहे हैं, तो इनको इनके पद से हटाया जा सकता है। इनको कार्यकाल की कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं है इनका कार्यकाल का, इसलिए इनको कहा गया है कि ये किसी भी व्यक्ति का, सामान्य व्यक्ति का भी मुकदमा लड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कहीं भी मुकदमा, सामान्य व्यक्ति का भी मुकदमा लड़ सकते हैं। इसीलिए देखिए, इसलिए कहा गया कि ये सामान्य व्यक्ति का ही मुकदमा लड़ सकते हैं, तो इसलिए सरकार इनको वेतन नहीं देती है, भत्ता देती है और गाड़ी सुविधा, अन्य सारी सुविधाएं देती है। लेकिन जब ये सरकार का कोई मुकदमा, सरकार की ओर से जब कोई मुकदमा लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, कहीं भी सरकार की ओर से जब कोई मुकदमा लड़ेंगे, तो उस समय इनको इनका जो कार्यालय खर्च, कार्यालय खर्च इनको दिया जाएगा। इनको कार्यालय खर्च दिया जाएगा, वेतन नहीं दिया जाएगा, लेकिन कार्यालय खर्च इनको दिया जाएगा। भत्ता आदि जितने भी भत्ते होते हैं वो इनको दिए जाएंगे। इनका कार्यकाल का कोई गारंटी नहीं है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। ये भारत सरकार को कानूनी सहायता प्रदान करते हैं। किसी भी मैटर में कानूनी सहायता महान्यायवादी ही भारत सरकार को प्रदान करते हैं। अब देखिए, ये कानूनी सहायता प्रदान करते हैं, लेकिन इनकी सलाह को सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं है कि इन्होंने जो सलाह दिया हमको, उसको हम मानेंगे ही मानेंगे। इसकी कोई गारंटी नहीं है सरकार। इनकी सलाह मान भी सकती है या नहीं भी मान सकती है।
अब देखिए ये जो होते हैं अटॉर्नी जनरल, संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह बैठ सकते हैं, दोनों लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी जाकर के बैठ सकते हैं, इसकी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। क्यों? अब जैसे कोई भी बिल आया, सरकार कोई भी मंत्री यदि उसको समझाने में सफल नहीं हो पाए, यानी समझा नहीं पा रहे हैं, तो महान्यायवादी को बोल दिया जाएगा कि आप लोकसभा में इस बिल को अच्छी तरह से सभी लोगों को समझा दीजिए। तो क्या होगा, महान्यायवादी वहाँ खड़े होकर के उस बिल के बारे में लोकसभा में अपना भाषण देंगे, अपने उस बिल के बारे में बताएंगे, उसके बारे में समझाएंगे। या राज्यसभा में भी समझाने की जरूरी पड़ी तो राज्यसभा में भी जाकर के ये उस बिल को समझाएंगे। तो ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बैठ सकते हैं, किसी भी सदन में बैठ सकते हैं, उसकी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। लेकिन जब मतदान की बारी आएगी तो ये मतदान नहीं करेंगे किसी भी सदन में, ना ही लोकसभा में और ना ही राज्यसभा में, किसी भी सदन में ये मतदान नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये था हम लोग का अनुच्छेद संख्या 76 जो कि अटॉर्नी जनरल के बारे में था। अटॉर्नी जनरल की जो चर्चा है वो अनुच्छेद संख्या 76 में दी गई है। ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन में बैठ सकते हैं। इनकी सहायता करने के लिए सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल की सहायता करने के लिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ठीक है, इनको वेतन नहीं दिया जाएगा, इनको भत्ता और कार्यालयिक खर्च दिया जाता है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर में। ठीक है, ये भारत सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं। ये भारत सरकार के ऊपर लड़े गए जितने भी मुकदमे होते हैं उसको ये देखते हैं, उसके भारत सरकार के मुकदमे लड़ते हैं। तो यही है अनुच्छेद संख्या 76 अटॉर्नी जनरल के बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।